मुझे आपसे तलाक चाहिए जासिम शाह। आप जैसा मर्द एक औरत को सिर्फ अपने सुकून के लिए इस्तेमाल कर सकता है। औरत के जिस्म से अपनी गर्मी दूर करने के लिए इसके लिए औरत की इज्जत कोई मानी नहीं रखती। इसकी चाहत की कोई अहमियत नहीं, वो बस अपनी तस्कीन। जाज़म शाह का हाथ उठा था और लाला रुख का चेहरा सुर्ख कर गया था। कमरे में थप्पड़ की गूंज सुनाई दी थी। लाला रुख ने भराई हुई आंखों से जाज़म शाह को देखा था। इसके पास अल्फाज ख़त्म हो गए थे। वो बिल्कुल खामोश, साकित, जैसे एक बेजान मुजस्मा होता है। खामोश चीखें, मुझे आपसे तलाक चाहिए जाज़म शाह। लाला रुख के अल्फाज कमरे में बारूद की तरह गूंजे थे। इसके लहजे में नमी नुमाया थी। यूं महसूस होता था जैसे इसका दिल किसी ने चीर कर रख दिया हो। इसकी आंखों में मौजूद खालीपन इसकी उम्मीदों के कत्ल की दास्तान सुना रहा था। जाज़म शाह का वजूद इसकी बात सुनकर जैसे पल भर के लिए सुन्न हो गया था। एक लम्हे में इसका चेहरा सुर्ख हो गया और इसकी आंखों में हैरत, गुस्सा और शिकस्त का इम्तजाज उभरा। लाला रुख की जुर्रत ने जैसे जाज़म शाह के गुरूर पर ज़रब लगाई थी और इस ज़रब के नतीजे में जाज़म शाह का वहशियानापन जाग उठा था। वो मगरूर शख्स गुस्से में इसे सज़ा देने के लिए अपना हक वसूल कर गया। इसकी एक एक हरकत इसके गुरूर का पता दे रही थी। वही गुरूर जो मर्द को अपने होने का गुमान देता है और औरत के वजूद को सिर्फ एक जिस्म में कैद कर देता है। तुम जानती हो तुम कह क्या रही हो? जाज़िम का लहजा सर्द और तंजिया था, यूं जैसे वो इस मुतालबे को एक मजाक समझ रहा हो। जी हाँ, जानती हूँ। लाला रुख ने आंखों में नमी और लबों पर थरथराहट के बावजूद जाज़िम की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। आप जैसे मर्द के लिए औरत सिर्फ एक ज़रूरत है, एक जिस्म, एक खिलौना, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने थकन भरे दिन की थकन उतार सकें, अपनी गर्मी कम कर सकें। आपके लिए औरत की इज्जत, इसकी चाहत, इसके जज्बात की कोई कीमत नहीं। आप जैसे मर्द साथ रहती औरत को चाहें या ना चाहें, इसे इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। लाला रुख की ऐसी बातें सुनकर और अपनी ज़ात पर इल्ज़ाम लगता देखकर जाजिम का चेहरा सुर्ख हो गया था। वो मर्द था जिसकी अना औरत के सच से ज़्यादा कीमती थी। इसके सामने ये बेबाकी नाकाबिले बर्दाश्त थी। अगले ही लम्हे गुस्से में इसका हाथ फ़ज़ा में बुलंद हुआ और पल भर में लाला रुख के गाल पर थप्पड़ की छाप छोड़ गया। थप्पड़ की गूंज से कमरे में सकूत छा गया। यूं महसूस होता था जैसे वहां इंसानी वजूद मौजूद ही ना हो, बल्कि वहां सिर्फ सांसों की बेतरतीब आवाज़ और लाला रुख की आंखों में जमे आंसू बाकी रह गए थे। लाला रुख ने आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। इसके चेहरे पर पड़ा सुर्ख निशान जैसे बरसों के सितम का खुलासा था। इसने आंखें खोलकर जासिम को देखा। इसकी आंखों में नफरत कम और दुख ज्यादा था। बस यही सीखा है ना आपने कि जब कोई औरत आपसे सवाल करे या अपनी इज्जत मांगे तो इसे खामोश कर दो, इसे मारकर, इसे झटक कर, इसे रौंद कर। जासिम शाह ने नजरें चुरा ली। शायद एक लम्हे के लिए इसे अपने हाथ उठाने पर शर्मिंदगी का एहसास हुआ था, मगर वो मर्द जो सालों से औरत पर हाकिम रहा हो, इतनी जल्दी नादिम नहीं होता। लाला रुख आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बेड के किनारे पर बैठ गई। इसके आंसू बहते बहते गर्दन तक पहुंच चुके थे। वो मुश्किल अपनी हिचकियां रोकर सांस ले पा रही थी, लेकिन इसकी खामोशी के बावजूद इसकी आंखें, इसका वजूद चीख रहा था। मैं वही लाला रुख हूँ जिसने आपके लिए अपना शहर, अपनी तालीम, अपने ख्वाब छोड़ दिए थे। मैंने आपके नाम को अपनी पहचान बनाया। मैं वही हूँ जिसने आपके हर जख्म को अपनी दुआओं से सी दिया, मगर आज आपके एक थप्पड़ ने मुझे वो दुख दिया है जिसका अजाला कभी नहीं किया जा सकता। इसकी बातें सुनकर जासम कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, मगर जैसे इसकी ज़बान को कफल लग गया था। इसके पास कहने को अल्फाजों की कमी थी। इसे नहीं मालूम था कि लाला रुख की ये खामोशी इसकी शिकस्त है या इसकी जीत। आपने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, क्या चाहती हूँ। बस खुद को मर्द समझकर मुझ पर हुक्म सादिर करते रहे। जब जी चाहा पास बुला लिया, जब जी चाहा नज़रअंदाज कर दिया। कभी सोचा कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कोई ख्वाहिश, कोई तकलीफ़, कोई इज़्ज़त है। जाज़िम के लिए अचानक से ये कमरा जैसे तंग हो गया था। इस कमरे की दीवारें गोया गवाह बन गई थी जासिम शाह की खुद साख्ता मर्दानगी की और लाला रुख के सब्र की टूटती हुई जंजीरों की। तलाक, जासिम ने आहिस्ता से दोहराया। तुम्हें लगता है कि इस सब का हल तलाक है? लाला रुख ने सर उठाया।
اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، تعلق ٹوٹنے کا درد تھا۔ نہیں، طلاق حل نہیں ہے، لیکن یہی واحد راستہ ہے جو مجھے میری خودداری لوٹا سکتا ہے۔ جاظم شاہ اب پلٹ کر کمرے کے کونے میں جا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کی پشت لالا رخ کی طرف تھی۔ وہ مرد جو ہمیشہ اپنے فیصلے دوسروں پر تھوپتا رہا تھا، آج وہ ایک عورت کے لفظوں سے ہار رہا تھا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، کھڑکی کے شیشوں پر بوندیں دستک دے رہی تھیں، جیسے قدرت بھی اس لمحے کی گواہی کا ثبوت دے رہی ہوں۔ لالا رخ نے اٹھ کر اپنی چادر سنبھالی اور آہستہ قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے اس نے ایک آخری بار مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ جاظم شاہ اب بھی خاموش کھڑا تھا، بے بس اور بے خبر، اپنی ہی دیواروں میں قید۔ لالا رخ کے لیے وہ تھپڑ فقط ایک ضرب نہیں تھا، وہ اعلان تھا اس کی خاموش چیخوں کا، اس کے اندر کے خالی پن کا، اور اس حق کا جو ہر عورت کو بن مانگے ملنا چاہیے۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پر جیسے جاظم شاہ گہری نیند سے جاگا تھا۔ کمرے کی خاموشی جاظم شاہ کے اندر ایک زلزلہ برپا کر گئی تھی۔ کمرہ اب خاموش تھا، مگر جاسم کو لگ رہا تھا جیسے اس خاموشی میں ایک عجیب سی چیخ گونج رہی ہو۔ جاسم نے آہستہ سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب وہ خود کو کسی اور کے کیے گئے فیصلے کے سامنے بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے کمرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے، جو شاید اس کا ضمیر آخر کار جاگ رہا تھا۔ لیکن ضمیر کے جاگنے کے لیے انا کا ختم ہونا ضروری تھا۔ وہ انا جو برسوں سے اس کے وجود کی چھت پر کھڑی تھی، وہ یوں یکدم دھڑام سے گرنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ سب ڈرامہ ہے، وہ بڑبڑایا، جیسے خود کو تسلی دے رہا ہو۔ لالا رخ کبھی اتنی بہادر نہیں ہو سکتی، وہ ایسی باتیں میرے سامنے کرنے کا حوصلہ کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ مگر اس کے دل نے اس کی دی گئی اس تسلی کو رد کر دیا۔ ایک خیال نے چپکے سے اس کے اندر سر اٹھایا، کیا وہ واقعی ہمیشہ سے ڈرپوک تھی، یا تم نے اسے دب کر رہنے پر مجبور کیا؟ وہ وہیں بیٹھا اپنی سوچوں میں گم رہا۔ اس کے فون پر کئی کالز آئیں، مگر جاسم نے موبائل کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اس وقت کسی سے بھی بات کرنے یا کسی کا سامنا کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ دوسری طرف لالا رخ گھر سے نکل کر سڑک پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس کے دوپٹے کے کونے ہلکی برستی بارش کی وجہ سے بھیگ چکے تھے، مگر وہ پھر بھی رکی نہیں تھی، وہ چلتی رہی۔ اسے اپنے راستے کا علم نہیں تھا، لیکن وہ اپنی منزل کو بخوبی پہچانتی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا۔ شہر وہی تھا، مگر اس سے اب سب کچھ اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ روشنی، یہ آوازیں، ان سب سے کبھی اس کا رشتہ تھا، مگر اب اس کا رشتہ ان سب سے ٹوٹ چکا تھا۔ کیا واقعی طلاق ہی کافی ہوگی؟ یہ سوال اس کے اندر ابھرا، مگر وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ پہنچتی بھی کیسے؟ اتنے سالوں سے اس نے خود فیصلہ کرنا چھوڑ دیا تھا اور جاسم کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اب وہ یہ مشکل ترین فیصلہ خود سے کرنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جسم کا تعلق تو ختم کیا جا سکتا ہے، مگر وہ زخم جو روح پر لگے ہوں، ان کے لیے صرف قانونی کاغذ کافی نہیں ہوتے۔ اسی لمحے ایک کار اس کے قریب آ کر رکی۔ اس کی توجہ بھی گاڑی کی جانب گئی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور اسے ایک مانوس چہرہ سامنے نظر آیا۔ ارو عروہ 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 لالا رخ کی یونیورسٹی کی دوست تھی، جس سے برسوں سے لالا رخ کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا، مگر شاید قسمت نے آج اس پر مہربان ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور اسے عروہ سے ملا دیا تھا۔ لالا، تم اس حال میں یہاں؟ عروہ کی آنکھوں میں اسے یوں سڑک کنارے بیٹھا دیکھ کر تشویش ابھری تھی۔ لالا رخ کا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر وہ عروہ کے سامنے نہیں روئی۔ وہ ابھی اپنے زخم کسی کو نہیں دکھانا چاہتی تھی، وہ اپنی جنگ خود لڑنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے عروہ کے سوال کے جواب میں بس سر ہلا دیا، نہ ہاں کہا نہ نہ۔ چلو میرے ساتھ، تم اس وقت اکیلی یہاں نہیں رہ سکتی۔ لالا رخ کچھ پشت کے بعد راضی ہو گئی اور عروہ کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی عروہ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو رات کا وقت ہو چکا تھا۔ عروہ کا فلیٹ چھوٹا مگر پرسکون تھا۔ دیواروں پر مصوری کے چند خاکے، الماری پر کتابوں کی قطاریں اور میز پر ایک نیم جلتا سا لیمپ موجود تھا۔ یہ گھر جاسم کے وسیع مگر خالی بنگلے سے مختلف تھا، لیکن لالا رخ کا عروہ کا گھر اس لیے پسند آیا کیونکہ وہاں وہ کھل کر سانس لے پا رہی تھی۔ تم اگر چاہو تو کچھ دن یہاں رک سکتی ہو، عروہ نے اسے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے نرمی سے کہا، یا اگر چاہو تو ہم کچھ اور پلان کر سکتے ہیں۔ تم مجھے نہ بتاؤ، لیکن میں جانتی ہوں تم مشکلات کا سامنا کر رہی ہو۔ لالا رخ نے پہلی بار مسکرانے کی کوشش کی۔
آج بھی اروا سالوں پہلے کی طرح بن کہے اس کے اندر کا حال جاننے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن لالا رخ کی مسکراہٹ ادھوری تھی، جیسے کسی نے اس کے زخم پر مرہم رکھ دیا تھا، مگر اس کا درد ابھی بھی موجود تھا۔ اروا، تمہیں لگتا ہے عورت اپنے ماضی سے بچ سکتی ہے یا اس کے لیے صرف جسمانی آزادی کافی ہوتی ہے؟ اروا نے کافی کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، نہیں، لیکن ذہنی غلامی سے آزادی جسمانی قید سے زیادہ ضروری ہے، اور تم آج پہلی بار آزاد ہوئی ہو، اب پیچھے مت دیکھنا۔ اروا جاسم کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ لالا رخ کی شادی کے اوائل دنوں میں اس سے رابطے میں تھی اور اکثر وہ لالا رخ کے ساتھ باہر جانے کا پلان بناتی، جیسے وہ دونوں یونیورسٹی کے دنوں میں جایا کرتے تھے، لیکن ہمیشہ لالا رخ جاسم کی وجہ سے اس سے انکار کر دیتی۔ اروا جاسم کے گھر جا کر بھی لالا رخ سے ملنے کی کوشش کرتی، لیکن وہاں بھی اسے جاسم کے سرد رویے کا سامنا کرنا پڑتا۔ آخر کار آہستہ آہستہ اروا اور لالا رخ کا رابطہ ختم ہوتا گیا، لیکن اروا اکثر اپنی دوست کو یاد کرتی تھی، اور اب وہ چاہتی تھی کہ لالا رخ اپنے لیے بہتر فیصلہ لے تاکہ اس کی زندگی میں دوبارہ سکون آ سکے۔ اگلے دن جاسم کو کھانے کا ہوش تھا، نہ اس کا دفتر جانے کا دل تھا، نہ تو اسے کسی میٹنگ کا ہوش تھا، نہ کسی ضروری فون کال کا۔ وہ سارا دن بس خاموشی سے ایک جگہ بیٹھا رہا اور لالا رخ کے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ لالا رخ نے اس کے سامنے آواز بلند کی تھی، اور نہ صرف آواز بلند کی بلکہ اس کی بات سے اختلاف کر کے اسے اپنا مطالبہ ماننے پر مجبور بھی کر رہی تھی۔ اس نے الماری سے وہ کاغذ نکالا جو کئی برس پہلے لالا رخ نے لکھ کر اسے دینا چاہا تھا، لیکن جاسم نے اسے خط لکھتا دیکھ کر اس کا اتنا مذاق بنایا تھا کہ اس نے خاموشی سے اٹھ کر اس نامکمل خط کو الماری میں رکھ دیا۔ جاسم، میں نہیں جانتی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، مگر میں ہر روز خود کو قائل کرتی ہوں کہ شاید آج آپ کا رویہ کل سے بہتر ہو جائے، شاید آپ ایک دن میرا درد بھی محسوس کر سکیں گے۔ اس خط کی سیاہی متم ہو چکی تھی، جیسے وقت نے بھی اس پر گرد بیٹھا دی ہو، مگر الفاظ ابھی بھی سانس لے رہے تھے۔ اس خط میں وہ سب کچھ تھا جو لالا رخ کبھی اس سے خود سے کہہ نہیں پائی تھی، اور وہ باتیں جو جاسم نے کبھی سننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دوپہر کے قریب جاسم کے گھر سائرہ بیگم، جاسم کی بڑی بہن جو اکثر ہر بات سے لاپرواہ رہتی تھی، موجود تھیں۔ آج ان کے چہرے پر مخصوص مسکان موجود نہیں تھی، بلکہ وہ سخت چہرہ اور آنکھیں پر سوال لیے کھڑی تھی۔ کیا کیا تم نے؟ جاسم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہارے مظالم کی داستان اب گھر کی دیواروں سے باہر آ گئی ہے۔ جاسم، علینا خالہ کی بیٹی نے لالا رخ کو اروا کے ساتھ جاتے دیکھا ہے، وہ تمہارے گھر سے روتی ہوئی نکلی تھی، اور تم یہاں بیٹھے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی۔ جاسم کا لہجہ کمزور تھا۔ تو دے دو، سائرہ بیگم کی آواز بلند ہوئی، مگر پہلے یہ سوچو کہ تم نے ایک عورت کو طلاق مانگنے پر مجبور کیا کیوں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب جاسم کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، شاید انا، شاید خاموشی، یا شاید وہ رشتہ جسے اس نے کبھی اہم سمجھا ہی نہیں تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس کے بغیر، اس کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا اور اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ اگر تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم اس کے بغیر مکمل نہیں ہو تو صرف الفاظ سے نہیں، اپنے اعمال سے ثابت کرو، کیونکہ اب وہ لڑکی پہلے جیسی نہیں رہی۔ شام کے سائے دراز ہو رہے تھے۔ اروا اور لالا رخ ایک چھوٹے سے کیفے میں بیٹھی تھیں، جہاں پیچھے ہلکی موسیقی چل رہی تھی۔ کیا تم واپس جانا چاہتی ہو؟ اروا نے آہستہ سے پوچھا۔ لالا رخ نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر بولی، نہیں، اب میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی تعلق قائم ہو تو برابری پر، اگر معافی آئے تو ندامت کے ساتھ آئے۔ میں رشتوں کی قید میں نہیں، سچائی میں جینا چاہتی ہوں۔ اور اسی لمحے کیفے کے دروازے پر ایک مانوس سایہ نمودار ہوا تھا۔ لالا رخ نے دور سے ہی جاسم شاہ کو دیکھ لیا تھا۔ کافی شاپ کے دروازے پر کھڑا جاسم شاہ کچھ لمحے ساکت رہا۔ اس کی نظریں میز کے اس پار بیٹھی لالا رخ پر تھیں، جو اب اس کی بیوی کم اور ایک اجنبی زیادہ لگ رہی تھی۔ اس کی اٹھی نظریں اب جھکنے کو تیار نہیں تھیں، اور اس کے لبوں پر وہ خاموشی بھی موجود نہیں تھی جو برسوں سے جاسم کو سکون دیتی آئی تھی۔ مگر جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھایا، سامنے کا منظر دھندلا ہونے لگا۔ کافی شاپ کی مدم روشنی پیچھے چھپ گئی اور ماضی کی تیز روشنی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ 5 سال پہلے یہ رشتہ تمہارے حق میں بہتر ہے لالا رخ۔ لالا رخ کی والدہ کی آواز میں اصرار بھی تھا اور مایوسی بھی۔ جاسم شاہ جیسے لوگ بار بار رشتے نہیں بھیجا کرتے۔ تمہارے ابو کی عزت کا سوال ہے، اور ویسے بھی وہ بزنس مین ہے، خوش رکھے گا تمہیں۔ لالا رخ تب ایک خالص
मशरक़ी ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी। वो सिर्फ़ इतना जानती थी कि किसी की बीवी बनना इस शख़्स से एक मुक़द्दस रिश्ते में बंध जाने के मुतरादिफ़ था, ना कि किसी कैद खाने का पता। इसने अपनी माँ के सवाल के जवाब में ना हाँ कहा, ना इनकार किया, बल्कि फ़र्माबरदारी का सबूत देते हुए सिर्फ़ ख़ामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन वो नहीं जानती थी कि यही ख़ामोशी बाद में इसका जुर्म बन जाएगी। निकाह की रस्म जासिम के मंगले में सादगी से अदा हुई थी। जासिम निकाह के वक़्त भी फ़ोन पर मसरूफ़ था। मौलवी के पूछने पर वो बस सर हिलाकर कमरा छोड़ गया। ना इसने नज़र उठाकर लाला रुख को देखा, ना इसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट या किसी किस्म की खुशी का समा था। यूँ लगता था जैसे वो एक सौदा मुकम्मल कर रहा हो, जज़्बात से खाली बेरंग सौदा। ये बात वहाँ मौजूद सब लोगों को और ख़ास तौर पर लाला रुख को बहुत अजीब लगी थी। लेकिन इस वक्त कोई भी इस बात को छेड़कर बदमिज़गी पैदा नहीं करना चाहता था। इसलिए सब ने जासिम की इस हरकत को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ ही देर बाद लाला रुख को जासिम के कमरे में पहुंचा दिया गया। शादी के बाद पहली रात लाला रुख एक ख्वाब सा लेकर इसके कमरे में बैठी थी। मगर दरवाज़ा खुलने और जासिम के कमरे में आकर अपने ख़यालात का इज़हार करने के साथ ही लाला रुख का मासूम सा ख्वाब कुर्ची कुर्ची हो गया था। जासिम ने कमरे में कदम रखा, अपना कोट उतारा और सिगरेट सुलगाते हुए लाला रुख को मुखातिब करके कहने लगा, देखो तुम यकीनन एक अच्छी लड़की हो, मगर मेरी ज़िंदगी में किसी के लिए कोई ख़ास जगह नहीं है। मैंने ये सब अपने मामों के दबाव में किया है। मुझे किसी से नए ताल्लुक़ बनाना पसंद नहीं। तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे ज़्यादा तवक्कुआत ना। इसकी बात सुनकर लाला रुख ने कुछ ना कहा, बस आंखें झुकाए बैठी रही। एक रात की वो दुल्हन कह भी क्या सकती थी। हाँ, लेकिन जासिम की बातें इसे गहरे शौक में ज़रूर मुब्तला कर गई थी। वो तो इस आस में बैठी थी कि इसका शौहर आकर इसकी खूबसूरती की तारीफ़ करेगा, निकाह के वक्त अपने सर्द रवैये की वजाहत देगा। लेकिन यहाँ तो जासिम के मुंह से निकले अल्फाज गोया इसको नए ज़ख्म देने के लिए ही अदा किए गए थे। इसके वजूद पर मौजूद सफ़ेद लिबास इसकी मासूमियत का अक्स था और जासिम की सर्द आवाज़ इस मासूमियत पर पहला दाग। वक्त गुजरता रहा मगर ताल्लुक़ नहीं बदला। शादी के पहले साल में जासिम ने एक बार भी लाला रुख से ये नहीं पूछा था कि वो कैसी है। इसने कभी लाला रुख को जानने या इससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। वो इसके पास सिर्फ तब आता था जब इसे अपना तनाव ख़त्म करना होता, जब वो दफ्तर की थकन, दुनिया के शोर या घर वालों के सवालात से बेजार होता, तब इसे अपने कमरे में मौजूद दूसरे वजूद का ख्याल आता और वो पूरे हक से अपनी ख्वाहिश पूरी करता। लाला रुख की खामोशी इसके लिए आसानी बन गई थी। इस्तेमाल करो, खामोशी से हटो और अगली सुबह सब कुछ भूल जाओ। हर हफ्ते के आखिर में जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता, लाला रुख बंगले के कमरों में तनहा घूमती रहती। वो आज तक अकेली नहीं रही थी और इसे अंधेरे से डर लगता था। लेकिन ये बात जासिम के इल्म में नहीं थी और होती भी कैसे, इसे लाला रुख के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जासिम की नज़रें इस पर सिर्फ तब टिकती जब वो गलती से इसके किसी हुक्म की तामील में ताख़ीर कर देती थी। एक बार जब लाला रुख ने जासिम को शिकायत की कि वो बहुत तनहा महसूस करती है, तो जासिम ने गुस्से से कुर्सी फेंक दी। तन्हाई, जिस ज़िंदगी के लिए लाखों लड़कियां तरसती हैं, वो तुम्हें मिली है और तुम्हें तन्हाई की शिकायत है। तुम नाशुक्री हो। उस रात जासिम ने इससे बात तक नहीं की थी। लाला रुख सारी रात इसके बेइतनाई और गुस्से पर रोती रही और इसने सोच लिया कि आइंदा वो जासिम से कोई शिकायत या कोई दिल की बात नहीं करेगी। लेकिन जासिम तो अगली सुबह यूं दफ्तर चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे सारी रात इसके बराबर में लेटा वजूद रोया ही ना हो। लाला रुख दिन ब दिन एक कैद शुदा रूह बनती जा रही थी। वो घर के अंदर तो थी, मगर इसकी हंसी आवाज़, हत्ता के आईने से बातें करने की आदत भी मर गई थी। लाला रुख ये सब कुछ सह रही थी, लेकिन कुदरत को शायद इसका मजीद इम्तिहान मकसूद था। इसलिए इसकी शादी के तीसरे वर्ष जासम की ज़िंदगी में एक नई लड़की का दाखिला हुआ। माही ने एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जासम से मिली थी। स्मार्टनेस, हाजिर जवाबी और वो सब कुछ माहिन में मौजूद था जो जासिम को दिलचस्प लगा था। लाला रुख को जब पहली बार इनके तालों का अंदाज़ा हुआ तो वो अंदर से कुर्ची कुर्ची हो गई, लेकिन जासिम के सामने कुछ ना बोली। रात के वक्त खामोशी से चाय की ट्रे टेबल पर रखी और वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन जासिम को लगा कि ये खामोशी एक चाल है कि वो कुछ बोलेगी, लड़ेगी और जासिम को जवाब मिलेगा लाला रुख को मुजरिम ठहराने का। इसलिए लाला रुख कुछ नहीं कह रही है ताकि जासिम इसे मोर्ते इल्ज़ाम न ठहरा सके। जासिम को लाला रुख की खामोशी चुभने लगी। जब लाला रुख ने इससे वाकई कोई शिकायत नहीं की, तब जासिम ने इस पर तंज करना शुरू किया। तुम जैसी बीवी हो तो कोई भी इंसान बाहर का साथ ढूंढेगा, तुम में ना बात है ना कशिश। जासिम की बात सुनकर लाला रुख को अपनी 3 साल की कुर्बानी रायगा होती नजर आई। ये वो रात थी जब लाला रुख ने पहली बार अपनी डायरी में लिखा,
میں اب خود سے بھی شرمندہ ہوں۔ لالا رخ اکثر سوچتی کہ وہ جاسم سے الگ ہو جائے، لیکن جب جب وہ ایسا سوچتی، اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا جو اس کی ہمت کو توڑ کر رکھ دیتا۔ ان کی شادی کے چوتھے سال جب لالا رخ جاسم کی لاپرواہی سے تنگ آ چکی تھی اور اس نے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تب اس کی ماں کے انتقال کی خبر نے گویا اس کے سر سے چھت چھین لی۔ وہ اپنی ماں کی میت کے پاس بیٹھ کر کئی گھنٹے روتی رہی اور سب اسے چپ کروانے اور تسلی دینے آتے رہے، لیکن جاسم اس کے پاس ایک بار بھی نہیں آیا، بلکہ اسے بعد میں معلوم پڑا کہ جاسم نے جنازے میں صرف 10 منٹ شرکت کی اور پھر وہ وہاں سے آفس چلا گیا۔ لیکن اب ماں کی موت کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو اپنی طلاق کا غم نہیں دے سکتی، تو مجبوراً وہ جاسم کے ساتھ واپس آ گئی۔ اس کی ماں کی موت کا منظر اکثر اسے خواب میں آ کر ڈراتا اور وہ رات کو کئی بار چیخ کر اٹھ بیٹھتی، لیکن ایسے وقت میں بھی جاسم اسے اپنے ساتھ کا یقین دلانے کے بجائے بس اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر کہتا، راؤنے خوابوں سے باہر نکلو، صبح میری ضروری میٹنگ ہے، سونے دو۔ اس کے گھر اتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن ان دنوں میں بھی وہ لالا رخ کے ساتھ ایک بار بھی اس کے گھر نہیں گیا، بلکہ ایک دن اسے اس کے گھر پر چھوڑنے کے بعد اس نے لالا رخ کو ایک میسج کر کے اطلاع دے دی اور دبئی روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لالا رخ کی خاموشی کو آواز ملنے لگی اور اس نے جاسم سے دبنا چھوڑ دیا۔ لالا رخ نے بولنا شروع کیا، سوال کرنا شروع کیا، کیا یہی میری زندگی ہے؟ کیا میرا اپنی زندگی پر کوئی حق نہیں؟ اور یہی وہ دن تھے جب جاسم نے اس کی آواز کو دبانے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلا تھپڑ غصے میں بے ساختہ طور پر نہیں، بلکہ سوچی سمجھی طاقت کی علامت کے طور پر مارا گیا۔ تم میرے برابر کی نہیں ہو، یہ وہ فقرہ تھا جس نے لالا رخ کے اندر دبی چیخوں کو لفظوں میں ڈھالا تھا۔ اور آج 5 سال بعد کافی شاپ میں بیٹھی لالا رخ وہ لالا رخ نہیں تھی جس نے شادی کی رات جاسم کی باتوں کو خاموشی سے برداشت کر لیا تھا۔ جاسم کی آنکھوں سے ماضی کا پردہ ہٹا تو سامنے میز پر وہی لڑکی بیٹھی تھی جس کی چیخیں برسوں اس کے کانوں میں شور کرتی رہی تھی، مگر جسے سننے کی اس نے کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر آج وہ چیخیں سب کو سنائی دینے لگی تھیں۔ وہ خاموشی سے اس میز کے قریب آیا جہاں لالا رخ اور اروا بیٹھی تھی۔ کیا میں کچھ دیر یہاں بیٹھ کر بات کر سکتا ہوں؟ جاسم کی آواز غیر متوقع طور پر دھیمی تھی۔ لالا رخ نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نگاہ جس برسوں تک لالا رخ نے غرور اور سختی دیکھی تھی، آج وہ کسی ٹوٹے شخص کی بے بسی کو ظاہر کر رہی تھی۔ بیٹھ جائیں، لالا رخ نے آہستہ سے کہا، مگر اس کے لہجے میں وہ بے بسی نہیں تھی جو کبھی جاسم کو آرام دیا کرتی تھی۔ اروا نے سوالیہ نگاہ لالا رخ پر ڈالی، جس کا مطلب تھا تم ٹھیک ہو؟ لالا رخ نے اس بات میں سر ہلایا تو اروا آہستہ سے اٹھ کر دور ایک کونے میں جا بیٹھی، مگر اس کی نظریں اب بھی اسی منظر پر جمی تھیں۔ جاسم نے کرسی کھینچی، لالا رخ کے سامنے بیٹھا اور ایک لمحے کو ان کے درمیان جیسے خاموشی طاری ہو گئی۔ میں نہیں جانتا بات کہاں سے شروع کروں۔ جاسم کی نظریں میز پر جمی تھیں، شاید اس وقت سے جب میں نے تمہیں پہلی بار نظر انداز کیا تھا، شاید پہلی رات سے، یا شاید اس دن سے جب تم نے پہلی بار اپنی آنکھوں میں سوال پیدا کیا تھا اور میں نے تمہیں چپ کروا دیا تھا۔ لالا رخ نے کافی کا آخری گھونٹ لیا اور کپ کو میز پر رکھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر وہ سکون طوفان کے بعد کا تھا، کسی اجڑی ہستی جیسا، ایسا سکون جیسے اب اس کے پاس کھونے کو کچھ بچا ہی نہ ہو۔ آپ شروع اس دن سے کریں جب آپ نے مجھے ایک بیوی نہیں ایک بوجھ سمجھا، یا شاید اس دن سے جب آپ نے میرے وجود کو اپنی تھکن کا تکیہ بنا دیا۔ جاسم نے اپنی مٹھیاں بھینج کر گویا اس بات کی تکلیف کو سہا تھا، اب وہ خود اپنے الفاظوں کے خنجر سے زخمی ہو رہا تھا، تو اسے لالا رخ کی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ لالا رخ، وہ نام جیسے اس کے لبوں سے معافی کی صورت نکلا۔ میں اپنی غلطیوں سے بھاگتا رہا، میں نے ہمیشہ اپنی انا کو تمہارے وجود پر ترجیح دی، اور اس انا نے میرے خواب مار دیے۔ جاسم شاہ، لالا رخ کی آواز اب نرم نہ تھی، وہ سچ کے وزن سے بھاری تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب میری ماں مری تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں بھی مر گئی ہوں، کیونکہ ایک عورت صرف موت سے نہیں، نظر اندازی، تذلیل اور بے حسی سے بھی پل پل مرتی ہے۔ جاسم کی پلکیں جھک گئیں۔ میں نے تمہیں کھو دیا ہے نا؟ یہ سوال کرتے ہوئے جیسے جاسم نے اپنی سانس تک روک لی تھی۔ اس کا سوال سن کر لالا رخ نے گہری سانس لی۔ جو کھویا ہے اسے کبھی آپ نے اپنا سمجھا ہی نہیں تھا۔ میں نے خود کو اپنے جذبات اور احساسات سمیت آپ کے حوالے کیا تھا، مگر آپ نے مجھے صرف اپنی ضرورت سمجھا۔ وہ لالا رخ جو خاموشی سے سب برداشت کرتی تھی، وہ مر چکی ہے۔ اب جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے وہ ایک مکمل ہے عورت، زخمی مگر آزاد۔ کافی شاپ کے باہر بارش رک چکی تھی، مگر اندر آنکھوں میں نمی ابھی بھی باقی تھی۔ کیا میں کوئی موقع پا سکتا ہوں؟ جاسم کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ وہی مرد تھا جس کی گردن ہر وقت غرور سے تنی رہتی تھی، مگر اب اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، شاید پہلی بار۔
लाला रुख ने अपनी नज़रें इसके चेहरे पर जमाईं, जैसे सालों बाद पहली बार इस मर्द को गौर से देखा हो। मगर इसे जो नज़र आ रहा था वो सिर्फ एक पछतावा था, ना कि मोहब्बत। मौका? वो हल्का सा मुस्कुराई। आपको मौका तब मिलता जब मैं किसी और की तलाश में निकलती, लेकिन मैं किसी और की नहीं बल्कि अपनी ज़ात की तलाश में निकली थी। अब मैं खुद को पा चुकी हूँ और खुद को दोबारा खोना नहीं चाहती। जासम ने इसके जवाब सुनकर आंखें बंद कर ली, जैसे लाला रुख के अल्फाज ने इसके अंदर जलता आखिरी चिराग भी बुझा दिया हो। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जासम ने हिम्मत न हारते हुए जेब से एक तहशुदा खत निकाला। पुराना गिर्द आलोद, ये वो खत है जो तुमने कभी मुझे देना चाहा था, लेकिन दे ना सकी। मगर मैंने अलमारी में से इसे ढूंढ निकाला। लाला रुख चौंकी। तुमने पढ़ा? तब भी पढ़ा था, लेकिन पढ़कर तब कुछ नहीं समझ सका था। आज हर लफ्ज़ दिल पर चुभ रहा है। जो आज़म ने ख़त इसके सामने रखा। अगर कभी मेरी आँखों के पीछे छुपा सच देखना चाहो तो लफ्ज़ों के बजाय मेरी खामोशी पढ़ना सीखो। ये लाला रुख के ख़त का आखिरी जुमला था। लाला रुख ने ख़त वापस नहीं लिया। यह ख़त अब मेरे लिए माज़ी का सफ़ा है। ना मैं इसे पढ़ना चाहती हूँ, ना फाड़ना, बस छोड़ देना चाहती हूँ वहाँ जहाँ इसे होना चाहिए था। जासिम ने नज़रें नीचे रखीं। मैं तुमसे मुआफ़ी माँगने नहीं आया लाला रुख, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं अब तुम्हारी खामोशी को सुन सकता हूँ। शायद बहुत देर हो चुकी है, मगर मैं वाक़ई तुम्हें सुनने आया हूँ। लाला रोह की आंखों में इसकी बात सुनकर हल्की सी नमी उतर आई। बहुत अजीब बात है जाज़म, जो मर्द बरसों मेरी चीखें नहीं सुन सका, वो अब मेरी खामोशी सुनने का दावा कर रहा है। जाज़म कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दूं या हम इस रिश्ते को वो अंजाम दे जो तुम खुद मुंतखब करो? लाला रुख ने गहरी सांस ली। मैं चाहती हूँ कि इस बार फैसला मेरा हो और मैं जल्द फैसला करूंगी, लेकिन सिर्फ अपनी मर्जी से। जासम ने इस बात में सर हिलाया। मैं इंतज़ार करूंगा और पहली बार तुम्हारी मर्जी का एहतराम करूंगा। लाला रुख ने इसके चेहरे से नज़रें हटाई। आप जा सकते हैं जासम शाह। जासम उठा, कुछ लम्हे खामोशी से खड़ा रहा, फिर पलट कर चला गया। पहली बार बगैर हुक्म दिए, बगैर किसी जीत के हारा हुआ। लाला रुख कुर्सी पर बैठी रही और इसकी आंखों से एक आंसू गिरा, मगर ये आंसू कमजोरी की अलामत नहीं था। ये आखिरी बार था जब इसने अपने मासी को याद करके आंखों से आंसू बहाया था। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। लाला रुख अभी अरवा के फ्लैट में मुकीम थी। इन चंद दिनों में इसने खुद को बेहतर अंदाज में संभालना सीख लिया था। बगैर किसी का इंतज़ार किए अपने दिल के ज़ख्मों को खुद मरहम लगाना शुरू कर दिया था। वो खुद को किसी बीवी या मुतासरा औरत से ज़्यादा एक मुकम्मल इंसान समझने लगी थी। जासिम लाला रुख के जाने के बाद दिन ब दिन खामोश होता जा रहा था, मगर इस खामोशी में अब गुस्से की नहीं, इंतज़ार की आमेज़श थी। कॉफ़ी शॉप से वापसी के बाद जासिम ने लाला रुख से कोई रब्ता नहीं किया था। कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ नहीं। वो लाला रुख को वक्त देना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था ज़ख्मों पर मरहम लगाने के लिए लफ्ज़ों से ज़्यादा वक्त और सबसे ज़्यादा अमल की ज़रूरत होती है। इसने सोच लिया था अब वो अपने अमल से लाला रुख के सामने अपनी शर्मिंदगी का इजहार करेगा। इसी लाया अमल के तहत इसने एक रोज़ लाला रुख को सरप्राइज़ देने का सोचा। इस सुबह लाला रुख ने अपने कमरे की खिड़की खोली तो वहाँ एक छोटा सा गमला रखा हुआ था, जिसमें पीले रंग की गुल दाउदी खिल रही थी, वही फूल जो लाला रुख को बचपन से पसंद थे। गमले के साथ एक छोटा सा नोट चिपका था। सूरज की पहली किरण की रोशनी तुम्हारी मुस्कुराहट में छुपी हुई है। अरवा ने हैरत से लाला रुख को देखा। ये गमला यहाँ कौन रख सकता है? और फिर तुम्हारी मुस्कुराहट की तारीफ कर रहा है। लगता है तुम्हें बहुत करीब से जानता है। लाला रुख ने इसकी बात सुनकर बेख्तियार मुस्कुराकर नोट को तह करके किताब में रख लिया, लेकिन इसने अरवा को कुछ नहीं कहा। वो जानती थी ये जासम का काम था। वो नोट पर लिखा हरफ जीम देख चुकी थी। इसे हैरानकुन तौर पर जासम की इस हरकत पर गुस्सा नहीं आया था। कुछ रोज़ बाद एक शाम लाला रुख अपने कमरे में बैठी पुरानी डायरियाँ निकाल रही थी। इसने एक पुरानी डायरी खोली और सफ़े पलटते पलटते वो सफ़ा खोला जहाँ इसने लिखा था, एक दिन अगर जासिम शाह वाकई मुझे समझने लगे तो मैं उसे बताऊंगी कि मुझे चाय के साथ हल्की मौसीकी सुनना कितना पसंद है। उसी लम्हे दरवाजे पर बेल हुई। अरवा दरवाजे तक गई और एक छोटा सा गिफ्ट पैक लाई। अरवा ने इसके कमरे में आकर वो पैकेट इसे थमा दिया। लाला रुख ने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा तो इसने कंधे अचका दिए। लाला रुख ने इस पैकेट को खोला तो अंदर एक प्रीमियम चाय का पैक था और साथ एक छोटा सा रेडियो, जिस पर एक कागज़ चिपका हुआ था और इसमें हाथ से पैगाम लिखा गया था, आज की शाम तुम्हारी पसंद के नाम जी।
लाला रुख का दिल बेआवाज़ धड़कने लगा। वो कोई जवाब ना दे सकी, मगर इसका दिल पिघलने लगा था। मज़ीद कुछ दिन गुज़रे तो लाला रुख ने अरवा से कहा कि इसे मार्केट से कुछ सामान लेना है, लेकिन अरवा ने इसे कहा कि आज इसके ऑफ़िस में काफ़ी मसरूफ़ियत है, इसलिए वो जल्दी नहीं आ सकती और लाला रुख को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह तनहा मार्केट चली जाए। लाला रुख को किचन का कुछ सामान लेना था, इसलिए इसने खुद से बाज़ार जाने का फ़ैसला किया। मार्केट पहुंचकर इसने शॉपिंग की और जब वो मार्केट हॉल से बाहर निकलकर रोड की जानी बढ़ी तो एक आवारा कुत्ता इसके पीछे पड़ गया। लाला रुख को दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा डर किसी से लगता था तो वो कुत्ते से ही लगता था। इसलिए वो कुत्ते को देखकर डर गई। इसने अपने हाथ में मौजूद सामान वहीं रोड पर फेंक दिया और पीछे हट गई। करीब था कि वो अभी रोड पर भागना शुरू कर देती कि अचानक एक जाना पहचाना वजूद इसके सामने आ खड़ा हुआ। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जासिम था। इसने कुत्ते को वहां से भगाया और रोड पर पड़ी लाला रुख के सामान की थैलियां उठाने के बाद नरमी से लाला रुख के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं जानता था तुम अकेली आई होगी, बस इसलिए मैं करीब में ही था। लाला रुख ने जवाब में कुछ न कहा, मगर इसकी पलकों के नीचे नमी छुपी हुई थी, जो जासम ने भी देख ली थी। चलो तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। जासम ने इसकी हालत की पेश नज़र मज़ीद कुछ कहना मुनासिब ना समझा। लाला रुख ने भी इसे मना नहीं किया। वो इसके साथ चल दी, लेकिन खामोशी से। गाड़ी में बैठकर जासिम ने रेडियो ऑन किया। रेडियो पर आहिस्ता आवाज़ में पुराना गीत चल रहा था। तुम आए हो, नूर आया है। वो लम्हा, गाड़ी और मौसीकी, लाला रुख को लगा जैसे कुछ लम्हों के लिए वक्त थम सा गया हो, लेकिन फिर जल्द ही अरवा का घर आ गया और घर आते ही लाला रुख खामोशी से गाड़ी से उतर गई। इसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर अपना खरीदा गया सामान गाड़ी से निकाला और बगैर जासिम की तरफ देखे बिल्डिंग के अंदर चली गई। जासिम देर तक रुक कर इस सिमत देखता रहा जहाँ से लाला रुख अंदर गई थी। फिर इसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। अगली सुबह अरवा ने लाला रुख को अकेले नाश्ता तैयार करते हुए किचन में देखा। कोई ख़ास बात है? अरवा ने इसे छेड़ा, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी इसे रोज़ नाश्ता अरवा ही बनाकर देती थी। आज पहली बार लाला रुख खुद से नाश्ता बना रही थी। लाला रुख ने इसकी जानिब देखा और जवाब में कहा, नहीं, बस दिल किया अपने हाथ की चाय पीने का। वह मुस्कुराई, अपने हाथ की चाय पीने का या किसी की भेजी हुई चाय पीने का। शा इस शाम लाला रुख के फ्लैट के बाहर एक बार फिर बेल हुई। इस बार दरवाजे पर एक लाइब्रेरी का कार्ड आया था और साथ एक किताब जिस पर लिखा था, तुम्हें फिर से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी खामोशी के अंदर बहुत कहानियाँ छुपी हैं। जी। लाला रुख ने गहरा सांस लेकर किताब को हाथों में लिया और पहली बार सोचा, क्या ये वही शख्स है जो कल तक मेरे वजूद को भी नज़रअंदाज करता था और आज इसे मेरी ख्वाहिशों और खामोशी की भी फिक्र होने लगी है। अगले रोज़ लाला रुख और अरवा एक अदबी मुशायरे में गई हुई थी। जैसे ही वो दोनों हॉल में दाखिल हुई, लाला रुख ने देखा कि सामने मेन स्टेज पर जासिम माइक के सामने खड़ा था। जासिम ने भी इसे अंदर आता देख लिया और माइक सेट करके कहना शुरू किया, मैं शायर नहीं हूँ, ना ही कभी लफ्ज़ों का सच्चा कारी हूँ, मगर जब मैंने एक औरत को खामोशी में ज़िंदा दफन होते देखा तब समझ आया कि लफ्ज़ सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी होते हैं। आज मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ इसलिए कि शायद वो सुन रही हो, जो कभी मेरी नज़रों के सामने थी मगर दिल के बाहर, और अब वो मेरे अंदर बस चुकी है, लेकिन मेरी नज़रें इसे अपने सामने नहीं देख पाती हैं। हॉल में सन्नाटा था। लाला रुख ने अपनी कुर्सी की पुश्त से टेक लगा लिया और आज पहली बार वह जासिम को दिल से बोलते हुए सुन रही थी। इस रात मुशायरे से वापस आकर लाला रुख ने खिड़की के पास बैठे एक खत जासिम के नाम लिखा। जासिम, ये जो तुम आजकल कर रहे हो शायद सालों पहले करते तो कहानी कुछ और होती, लेकिन ये जान लो मैं मुतासिर ज़रूर हो रही हूँ, मगर अब कमज़ोर नहीं रही। तुम्हारी मोहब्बत अगर सच्ची है तो वो सब्र के कड़े इम्तिहान से गुजरेगी। फैसला अभी हुआ नहीं है, लेकिन शायद करीब है। इसने वो ख़त तह करके तकिए के नीचे रख दिया, क्योंकि वो अपने दिल की बातें अभी जासिम के सामने अया नहीं करना चाहती थी। ये ख़त तो खुद को सुकून देने का एक बहाना था। वक्त जैसे ठहर गया था। लाला रो की ज़िंदगी में बरसों से जो ज़ख्म गहरे थे वो अब भरने लगे थे, मगर हर ज़ख्म के नीचे एक याद, एक तलख़ हकीकत दबी थी। और वो जानती थी कुछ फैसले सिर्फ अकल से नहीं, दिल की आवाज़ से किए जाते हैं। जासम शाह ने कई हफ्तों से इसे मनाने की खातिर कुछ नहीं किया था, ना कोई नोट भेजा था, ना तोहफा और ना पैगाम। सिर्फ लाला रुख थी और इसका इंतज़ार था। शायद ये खामोशी अब मुआफ़ी की एक नई शक्ल थी। लाला रुख रोज़ अपने अंदर एक कशमकश झेलती थी। वो रोज़ सोचती, क्या वो इस शख्स को मुआफ़ कर दे जो कभी इसका वजूद रौंद गया था? क्या वो इस मोहब्बत को एक मौका दे जो अब ज़ख्मों के लिए मरहम बनकर आ रही थी? फिर एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। लाला रुख दरवाजे के पास खड़ी थी और इसके सामने
वो शख्स था जासिम शाह, जिसकी तरफ से बरसों इसे सिर्फ तकलीफ, बेहिसी और ज़ख्म ही मिले थे, और अब वो इतने सालों में पहली बार इसकी मुआफ़ी का तलबगार था। वो खाली हाथ था, मगर इसकी आंखों में बेशुमार सवाल भरे हुए थे। क्या मैं कुछ देर के लिए अंदर आ सकता हूँ? इसने नरमी से पूछा। लाला रुख ने दरवाज़ा खोला, लेकिन मुकम्मल नहीं, जैसे इस बार भी वो फैसला खुद अपने इख्तियार में रखना चाहती हो। आ जाएं। इसकी आवाज़ में ना नरमी थी ना सख्ती, लेकिन इसकी आवाज़ मुस्तकीम थी, लर्जिश से पाक मजबूत इरादों का पता देती। जाज़म आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ और एक कोने में रखे सोफे पर बैठ गया। वो शख्स जो कभी हुक्म देता था, आज इजाज़त ले रहा था। लाला रुख खामोशी से सोफे के दूसरे किनारे पर बैठ गई। कहिए, किस लिए आए हो? जासम ने इसके चेहरे पर नज़रें जमाकर गहरी सांस ली। ये सब कहना मेरे लिए आसान नहीं, मगर मैं जानता हूँ, अगर अब ना कहा तो शायद कभी ना कह सकूँ। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर सर झुकाते हुए बोला, मैं तुमसे मुआफ़ी मांगने आया हूँ। नहीं, सिर्फ मुआफ़ी नहीं, अपनी अना का जनाजा लेकर आया हूँ। मैं तुमसे वो सब कहना चाहता हूँ जो मुझे बरसों पहले तुम्हें कह देना चाहिए था। मैं वो सब सुनना चाहता हूँ जो तुम बरसों से मुझे कहना चाहती थी। लाला रुख ने सर झुकाया, मगर अब की बार इसकी आंखों में बेबसी के आंसू नहीं थे। इसकी आंखों में बस एक औरत की पुख्तगी झलक रही थी। मैंने तुम्हें समझा ही नहीं लाला रुख, तुम्हारी खामोशी को कमज़ोरी जाना, तुम्हारे जज्बों को बोझ, तुम्हारी मोहब्बत को एक मजबूरी, और तुम्हारे जिस्म को अपनी ज़रूरियात का ज़रिया। मैं तुम्हारा हमसफ़र होने का दावा करता था, मगर मैंने ही तुम्हें तनहा कर दिया। तुम रोई चीखी, लेकिन मैंने तुम्हारी एक बात नहीं सुनी, क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ खुद को सुनता था। जासम का लहजा अब लड़ने लगा था। मैं हर उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ जब तुमने अपने ख्वाबों को मेरी वजह से दफन किया, जब तुमने मेरे तानों को बर्दाश्त किया, जब तुमने अपनी माँ के मरने पर मुझे पास ना पाकर आंखें बंद कर ली, और तब जब मैं किसी और के साथ हंस रहा था। ये सब सुनकर लाला रुख का दिल कांप सा गया। वो सारे लम्हे, वो सारे दुख एक एक करके इसे याद आ रहे थे। मैं तुम्हें मोहब्बत देने के बजाय तुमसे तुम्हारी पहचान छीनता रहा, और जब तुम बोली तो तुम्हें खामोश करवा दिया। तुम्हारी खामोशी भी चीखती रही और मुझे सुनाई नहीं दी। मुझे माफ़ कर दो लाला रुख। बात करते करते यकदम जासम की आवाज़ घुट गई, और जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, इस लम्हे मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं, अपनी इंसानियत को भी ज़ख्मी किया। जासिम अपनी बात करके खामोश हुआ तो लाला रुख ने गहरी सांस ली। आप जानते हैं जासिम, मैंने आपसे कभी मोहब्बत की भीख नहीं मांगी थी, बस एक इंसान होने का हक मांगा था, एक बीवी की इज्जत, ज़िंदगी गुजारने के लिए एक जगह मांगी थी। जासिम ने आंखें मत कर ली। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? लाला रुख कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली, हाँ, मैं आपको माफ़ करती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं मुकम्मल हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरी मुआफ़ी आप पर एहसान नहीं, मेरे दिल का सुकून है। ये सुनकर जासिम की आंखों से एक आंसू निकला। वो बेआवाज़ रो रहा था। लेकिन जासिम, अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा साथ रहें, तो अब हमारे दरमियान वैसा रिश्ता नहीं होगा जैसे पहले था। इस बार कोई बाहला, कोई ज़िर नहीं होगा। इस बार बराबरी होगी, एहतराम होगा, फ़ासला नहीं, समझौता नहीं, सिर्फ सच्चाई होगी। जासम ने इस बात में सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ, अब मैं सुनूँगा, रोज़ सुनूँगा तुम्हारे लफ्ज़, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे ख्वाब। लाला रुख ने नज़रें नीची कर लीं। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट जिसमें सदियों की थकन, मगर एक नए सूरज की उम्मीद थी। फिर आइए, इस बार ये रिश्ता नए वादे के साथ निभाते हैं, लेकिन अब अगर कभी आपने मेरे वजूद को दोबारा रौंदने की कोशिश की, तो ये खामोश औरत अब खामोश नहीं रहेगी। लाला रुख ने इसे खबरदार किया। जाज़म उठ खड़ा हुआ और इसके नज़दीक जाकर जाज़म ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं तुम्हें हर दिन वो इज़्ज़त दूँगा जो मुझे तुम्हें पहले दिन से देनी चाहिए थी। लाला रुख उठी और जासम के सामने आ खड़ी हुई। इसने जासम के बंधे हाथों को थाम लिया और कहा, तो चलें, अब इस बंद दरवाजे को खोलते हैं, जहाँ से गुजर कर हम दोनों एक नई राह पर निकल सकते हैं। कई दिन बाद जासम और लाला रुख एक पुरानी किताबों की दुकान पर साथ मौजूद थे। जासम ने लाला रुख को एक डायरी तोहफे में दी थी। ये तुम्हारे लिए है, इसमें वो सब कुछ लिखना जो तुमने कभी मुझसे छुपाया हो, क्योंकि अब मैं सुनने के लिए मौजूद हूँ। लाला रुख ने डायरी खोली और पहले सफ़े पर लिखा, पहली बार महसूस हो रहा है कि मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, और मेरी खामोश चीखें अब मोहब्बत की बाहों में समा गई हैं। जासिम ने यह पढ़ा तो वो मुस्कुरा दिया। लाला रुख ने जासिम से पूछा कि इसे कैसे इल्म हुआ कि लाला रुख को चाय और म्यूज़िक पसंद है, क्योंकि इसने तो कभी लाला रुख की ज़ात में इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी कि वो इसकी पसंद या नापसंद को जानता। तो फिर वो पसंदीदा फूलों का गमला और ये चाय और किताबों के शौक के बारे में जासिम को कैसे पता चला? ये सुनकर जासिम मुस्कुरा दिया। इसने लाला रुख को दोनों कंधों से थामकर अपने सामने किया और कहने लगा, उस दिन जब तुमने मुझे कैफ़े से जाने का कहा, तो मैं बाहर जाकर तुम लोगों का इंतज़ार करने लगा। फिर मैंने तुम्हारा और अरवा का इस घर तक पीछा किया, और फिर तुम्हारी दोस्त से राब्ता करके इसे बामुश्किल यकीन दिलाया कि मैं तुमसे सच्चे दिल से मुआफ़ी माँग कर तुम्हें घर वापस ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसकी मदद दरकार है।
तब जाकर इसने मेरी मदद की और मुझे तुम्हारी पसंदीदा चीज़ों के बारे में बताया। उस दिन जब तक अकेली मार्केट गई थी, ये बात भी मुझे इसने बताई थी। ये सब सुनकर लाला रोक हैरान रह गई, लेकिन साथ ही इसे अपनी दोस्त पर प्यार आया जिसने इसकी खुशियों की खातिर सच्चे दिल से कोशिश की थी। खत्म शुद्ध। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। और फिर मिलते हैं ऐसी एक दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।